साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र समसामयिकी के द्वारा जो दृष्टि करंट अफेयर पत्रिका निकाली गई है, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को अपडेट किया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यह जो आपकी करंट अफेयर की मैगजीन है, यह आपकी आगामी जो यूपी पीसीएस की परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी है, इसके अतिरिक्त जो अन्य परीक्षाएँ जैसे कि आपकी लोअर मुख्य परीक्षा या अन्य जो परीक्षाएं होंगी, उन सभी के लिए यह करंट अफेयर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग एक वीडियो कवर कर चुके हैं। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल आयात पॉम मिशन के बारे में, राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पॉम मिशन के बारे में। तो तिलहन और खाद्य तेल दो अत्यधिक संवेदनशील आवश्यक वस्तुएं अर्थात इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, और भारत जो है विश्व में तिलहनों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। भारत में मूंगफली, सरसों, सफ़ेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, काला तिल, एरंडी परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं। तो ये सब तिलहन फसलें हैं। वर्ष 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की स्थापना ने देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो याद रखिएगा कि तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में। और इसी मिशन को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पॉम मिशन या नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे शॉर्ट में NMOOP कहते हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसकी बात करें तो 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम या ताड़ मिशन की शुरुआत की है, या शुरुआत को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे देखिए 18 अगस्त 2021 को यह एक नई केंद्र प्रायोजित या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, और इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो चूंकि यह केंद्र प्रायोजित अर्थात सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें जो भी व्यय होगा उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे, उनके शेयर होंगे। इस मिशन के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, वर्ष 2025-26 तक, तो टाइमलाइन याद रखिएगा, 2025-26 तक ऑयल पॉम 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र का आच्छादित करना है और अंततः इसे बढ़ा करके 10 लाख हेक्टेयर कर देना है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है कच्चे ताड़ तेल अर्थात क्रूड पॉम ऑयल के उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक 11.2 लाख टन व वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि तिलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़ करके 2020-21 में 365.65 लाख टन तक पहुंच गया है, और इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 2,196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क के बारे में। तो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया है। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, और देश में 13 अप्रैल 2019 से लेकर के 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी यदि बात करें तो 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। तो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो उसमें आपका प्रधानमंत्री एक विकल्प हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ज्ञातव्य है कि 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई थी, और इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। उसके बाद आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की भी घोषणा की है, और इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में। तो 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों जैसे कि लकड़ी, कोयला, उपले इत्यादि का उपयोग करने वाली ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी उपलब्ध करवाना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2018 में इस योजना का विस्तार करके इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। ये 7 श्रेणियां कौन सी थीं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो लाभान्वित हैं, अंत्योदय अन्य योजना के लाभान्वित, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातीय वनवासी, इसके तहत द्वीपीय क्षेत्र एवं नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोग। इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को जो है 5 करोड़ से संशोधित करके 8 करोड़ कर दिया गया। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वितरित किया। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया। तो महत्वपूर्ण ये है कि इसका उज्ज्वला योजना जब फर्स्ट था या 1.0 कह सकते हैं उसको, तो वो उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ किया गया, जबकि 2.0 जो है ये उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रारंभ किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई है। 8 करोड़ पहले थे, 1 करोड़ और ये अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। और ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है, इसके तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर भी प्रकाश डालना है। अगला है इसमें शून्य अभियान। तो 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने आरएमआई एवं आरएमआई इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण यह है कि पूछा जा सकता है कि शून्य अभियान किससे संबंधित है। तो यह उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में। तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 नए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था, जबकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 2 विश्वविद्यालय हैं। एक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा है कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया और 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित हो गया और 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। और इस केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक या अधिनियम 2021 ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से इसमें अन्य चीज़ों को देखें यदि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारत के संचित निधि के द्वारा इस खर्च की पूर्ति की जाएगी और इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। आगे बात कर लेते हैं एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम के बारे में। तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यह लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी और इस निगम की अधिकृत पूंजी अथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है 25 करोड़ रुपए तथा आवर्ती व्यय रिकरिंग एक्सपेंडिचर लगभग 2.42 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही
स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास एवं विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। अगला है उमलिंग ला दर्रा। उमलिंग ला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि उमलिंग ला दर्रा कहाँ पे है। तो अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोल्विया की एक सड़क के नाम दर्ज था। उल्लेखनीय है कि बोल्विया में ज्वालामुखी उतुरुंकु से होकर जाने वाली 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको देखें तो 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये बात याद रखिएगा कि उमलिंग ला दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था और इस सड़क का निर्माण जो है हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। उमलिंग ला टॉप से होकर के गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चेशुमले एवं देमचोक गांवों को आपस में जोड़ती है। यह सड़क जो है माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थानों पर निर्मित की गई है। उल्लेखनीय है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिणी आधार शिविर जो है वो 17,598 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर जो है वो 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी ऊंचाई इन दोनों से अधिक है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई। तो यह बात भी फैक्ट ग्रुप में पूछी जा सकती है। अगला है प्रोजेक्ट हिमांग। तो लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांग को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट हिमांग कब प्रारंभ किया गया था, 1985 में, अगस्त 1985 में, और किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। हिमांग परियोजना के तहत BRO वास्तविक नियंत्रण रेखा के अर्थात LAC के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें खारदुंगला, तमलांगला और चांगला दर्रे में विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल होती हैं। यहाँ पे खारदुंगला, तंगलांग और चांगला ये सभी जो दर्रे हैं ये आपके लद्दाख में हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार फेयरबैक्स अलास्का जो कि अमेरिका में है से सेंटियागो चिली तक, फिर यहाँ से पूर्व की ओर ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है तथा ब्राजीलिया ब्राज़ील की राजधानी में समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे विश्व की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क है। सबसे लंबी है, सबसे ऊंची, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे चलते हैं, इसमें आगे बात कर लेते हैं। और इसकी जो लंबाई है, जो सड़क की बात कर रहे हैं, उस सड़क की लंबाई कितनी है, 24,140 किलोमीटर है। लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी के बारे में, तो 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तिदुए अर्थात स्नो लेपर्ड को राज्य पशु, जबकि काली गर्दन वाली सारस ब्लैक नेक्ड क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण या हंगुल है, जबकि राज्य पक्षी जो है काली गर्दन वाला सारस था। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उनिशिया है, जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस निग्री कोलिश है। उल्लेखनीय है कि आयुषियन की संकटाग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुबेद वल्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और हिम तेंदुए एवं उनके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को आयुषियन रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकटापन्न या नियर थ्रेटेंड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन के बारे में। तो 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी को लॉन्च किया। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट, तो दोनों हैं, व्यक्ति विशिष्ट एवं उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है।
यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद रहित अर्थात कैशलेस और संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस, तो कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है ये। इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि देश में नगद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाउचर आधारित, ये बाउचर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा, बाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ई रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी प्रमुख भूमिका रही है। ई रूपी लेन देनों के लिए NPCI ने 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है, जिनके नाम एक बार आप पढ़ सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडसिंड बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मूलतः ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी या उपयोगकर्ता को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पूर्व भुगतान प्रीपेड वाउचर होता है, जैसे आप प्रीपेड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कि पहले पैसा डलवा लेते हैं फिर बात करते हैं, वैसे ही ये है पूर्व भुगतान वाउचर होता है। डिजिटल QR कोड या SMS के रूप में प्राप्त इस ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। यह भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई रूपी के प्रयोग हेतु किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। यह एक ऐसी विशेषता जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से अलग करती है। ई रूपी कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली को मजबूत करने या सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इसके द्वारा एक आसान 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वह भी ई रूपी को प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका उपयोग संभव हो सकेगा। ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है। तो ध्यान रखिएगा ई रूपी और CBDC में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको आप देख लीजिए। CBDC भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है जो किसके द्वारा जारी की जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जबकि ई रूपी जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है। आगे बात कर लेते हैं सहकारिता मंत्रालय के गठन के संबंध में। तो भारत में सहकारिता का कार्य विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से होता था, जिसे अब एक पृथक मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में वित्त मंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने की बात कही थी तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कार्यरत था, जो अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में परिवर्तित हो गया। सहकारिता को हटा दिया गया और सहकारिता हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय का कार्यभार जो है कैबिनेट मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है, जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशंस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया गया था और इस बार 2021 में यह जो है 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ हम बात कर लेते हैं लोक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के बारे में। तो 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि आपका लोक उद्यम मंत्रालय अब किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है। और अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए, पहले 5 विभाग थे अब 6 विभाग हो गए। आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा है राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, चौथा है निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पांचवा है वित्तीय सेवाएं विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
छठा है लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। साथ ही अब भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है, भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण 2019-20 के बारे में, जिसे शॉर्ट में आप AIC आयशा कह सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर पहला अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण AISHE आयशा कह सकते हैं इसको, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, वर्ष 2011 जारी किया गया था। यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया, तो इस उद्देश्य हेतु एक पूर्णतः समर्पित पोर्टल भी विकसित किया गया था। देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले, यहाँ ध्यान रखिएगा यह जो सर्वे है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थानों को आच्छादित करने वाले इस सर्वेक्षण में विभिन्न मानदंडों जैसे कि शिक्षकों, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त और संरचना इत्यादि पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न संकेतकों जैसे कि सकल नामांकन अनुपात, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात, प्यूपिल टीचर रेशियो PTR, लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर पार्टी इंडेक्स आदि की गणना की जाती है। ये आंकड़े नीतिगत निर्णयों के निर्माण तथा शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु अनुसंधान में सहायक होते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आयशा 2019-20 जारी किया। उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा वार्षिक रूप से जारी आयशा श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो है टोटल एनरोलमेंट वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3.04% की इसमें वृद्धि हुई है और कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है। भारत में छात्रों में सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे पे है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। और सकल नामांकन अनुपात ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जो है यह उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों के प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है। तो वर्ष 2014-15 के 24.3% के मुकाबले 2019-20 में 27.1% रहा है। जबकि वहीं उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यहाँ पे 8,985 उच्च शिक्षण संस्थान हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटका है। आगे इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है, एक सेकेंड, इसी में उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर पार्टी इंडेक्स वर्ष 2018-19 के 1.00 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 1.01 रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो कितना है, 26 से महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो जितने भी विदेशी छात्र आते हैं उसमें सर्वाधिक जो है आपके नेपाल के होते हैं, मतलब उनमें नेपाल का जो कंट्रीब्यूशन है 28.1% जो छात्र आते हैं वो नेपाल के होते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है 9.1, तीसरे पे बांग्लादेश है 4.6, चौथे पे भूटान है 3.8 और पाँचवें पे सूडान है। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 तो याद रखिएगा, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य कौन से हैं? इसमें आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, कर्नाटक तीसरे पे, चौथे पे राजस्थान है, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है, छठे पे तमिलनाडु और सातवें मध्य प्रदेश और आठवें पे आपका गुजरात है। CO वाटर मैंडेट के बारे में बात करें तो CO वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं बिजनेस लीडर्स को एक मंच पर लाती है। इसकी स्थापना UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कार्यान्वयन पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया अमेरिका की भागीदारी में किया जाता है। CO वाटर मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ता कंपनियां 6 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यवाही करने और प्रगति पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पहल के तहत प्रतिबद्धता के जो क्षेत्र हैं उसमें प्रत्यक्ष संचालन, डायरेक्ट ऑपरेशंस, दूसरा सामूहिक कार्यवाही, कलेक्टिव एक्शंस, तीसरा है सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, चौथा है आपूर्ति श्रृंखला और जल संभरण प्रबंधन, सप्लाई चेन एंड वाटर सेट मैनेजमेंट, और आपका पांचवा है सामुदायिक सहभागिता, और छठा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड CO वाटर मैंडेट
की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। इसके साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। सीओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 3R अर्थात रिड्यूज, रेस्क्यू और रिसाइकिल को और अधिक बढ़ावा देगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां, एक आपकी जिसका नाम है एक जल जो कि राजस्थान के जयपुर में है और दूसरा है सृष्टि लाइफ साइंस जो कि गुजरात के बड़ोदरा में है, इसको भी सीओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। अब तक सीओ वाटर मैंडेट को विश्व की कुल 203 कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। भारत में भी विभिन्न कंपनियों द्वारा इस पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके विवरण आप देख सकते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 2020 में औद्योगिक परिवहन संबंधित है। बांका बायोलू प्राइवेट लिमिटेड 2014। वहीं तीसरा है गल्फ जूस इंडिया 2020 में। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 2009 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2020 में। इन्फोसिस लिमिटेड 2014 में। टाटा स्टील्स 2010 में। टेक महिंद्रा 2020 में। एनटीपीसी लिमिटेड 2021 में, जिसकी हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा आरआर केबल लिमिटेड ये 2014 में। मैथरी एक्वाटेक ये भी 2020 में। वहीं एक जल जैसे एनटीपीसी को दिया गया है उसी प्रकार से एक जल 2021 में जल उपयोग से संबंधित है और सृष्टि लाइफ साइंस 2021 ये पेय पदार्थ से संबंधित है। इससे आगे चलते हैं, इसमें आगे की चीज़ों को देखें तो एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा के बारे में। तो 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा साधन लक्ष्यों को घोषित किया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2030 तक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ष 2030 नहीं है, वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये लक्ष्य याद रखिएगा, 2032 तक 60 गीगावाट। साथ ही एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता नेट एनर्जी इंटेंसिटी में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क के बारे में, तो 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना को हेतु मंजूरी प्रदान की गई। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क से व्यापारिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन की योजना है। 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 10 मेगावाट है। वहीं इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामाकुंडम में एनटीपीसी के द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यह एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। आगे बात कर लेते हैं तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 के बारे में। तो 3 जून 2021 को तीसरा, यहाँ ध्यान रखिएगा यह तीसरा है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह सूचकांक जो है भारत के सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। इस रिपोर्ट को एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से जारी किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 एसडीजी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके जो 16 टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा वहाँ पे 17 हैं, यहाँ पे हम 16 की बात कर रहे हैं। तो 16 एसडीजी में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया जो 16 एसडीजी के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। इन संकेतकों को MOSPI अर्थात
इसका मतलब है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF से लिया गया है। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ 4 कैटेगरी में रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा। आकांक्षी, जिसको इंग्लिश में एस्पिरेशनल कहते हैं। दूसरा अच्छा प्रदर्शन, इसे इंग्लिश में परफॉर्मर कहते हैं। अग्रणी फ्रंट रनर इसे कहते हैं। और तीसरा लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर। तो 0 से 49 अंक यदि आपके हैं तो ये आप आकांक्षी ग्रुप में होंगे। 50 से लेकर 64 तक है तो आप अच्छा प्रदर्शन वाले ग्रुप में, परफॉर्मर ग्रुप में हैं। और वहीं 65 से यदि 99 के मध्य में है तो आप अग्रणी, आप फ्रंट रनर हैं। और लक्ष्य प्राप्तकर्ता 100 पे है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर, कंपोजिट स्कोर जो है वो 66 रहा है। कितना रहा है? 66 रहा है। जबकि वर्ष 2019 के SDG भारत सूचकांक में वह 60 पे था। ठीक है, कितना था? 60 पे था। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो जिनके हमने नाम लिया, ये अग्रणी था फ्रंट रनर की श्रेणी में है। इनका स्कोर 65 से लेकर 99 के मध्य में है। और वहीं इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल जो है उसका स्कोर आपका 75 है, का स्थान प्रथम रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है दोनों का स्कोर कितना है? 74 है। और संयुक्त रूप से ये दोनों दूसरे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पे अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है, SDG भारत सूचकांक 2020-21 में जो शीर्ष राज्य हैं, मतलब टॉप के राज्य हैं, इसमें आप केरल जो है पहले रैंक पे है, 75 स्कोर है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु जो है ये दूसरे पे हैं। और वहीं तीसरे पे नहीं बल्कि चौथे नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड ये चौथे पे हैं। और सिक्किम जो है 8वें पे है। और महाराष्ट्र 9वें पे है। SDG भारत सूचकांक 2020-21 के अंतिम 5 राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे आपका, सबसे लास्ट में, नंबर 1 पे नहीं, अंतिम 5 राज्य की बात हो रही है, तो सबसे लास्ट में कौन है? बिहार है। 52 स्कोर के साथ ये बिहार जो है यहाँ पर है। फिर भी ये परफॉर्मेंस श्रेणी में है। झारखंड आपका 27 रैंक पे है। असम जो है 26 रैंक पे है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो 4 आपके प्रदेश हैं ये 22वें नंबर पे हैं। और छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा ये 19वें नंबर पे हैं। वहीं SDG भारत सूचकांक 2020-21 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका? चंडीगढ़ का है, 79 स्कोर है। यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो केरल का स्कोर 75 है और चंडीगढ़ का 79 है। इस प्रकार ओवरऑल में चंडीगढ़ नंबर 1 पर हो जाएगा। दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप का स्कोर 68 है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का 67 है। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख का 66 है। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का 62 है। ये स्कोर है। ठीक है, तो स्कोर के हिसाब से देखेंगे तो चंडीगढ़ आपका किस में है? ये फ्रंट रनर में है। ठीक है, आपके लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप जो हैं ये भी आपके फ्रंट रनर में रहेंगे। 65 से ऊपर या 65 वो वाला ग्रुप जो है वो फ्रंट रनर का है। अब देखते हैं राज्यों के प्रदर्शन के बारे में। तो आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जिसमें 0 से 49 अंक पाने होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो आकांक्षी की श्रेणी में हो, मतलब सबसे लोएस्ट श्रेणी में हो। इसके बाद परफॉर्मर या अच्छा प्रदर्शन 50 से 64 इनका प्राप्तांक होता है। इसके तहत मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और बिहार। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार भी अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मर ग्रुप में आते हैं। वहीं अग्रणी या फ्रंट रनर की बात करें तो इसके तहत केरल है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा ये अग्रणी राज्य में है, फ्रंट रनर अर्थात 65 से 99 तक। तीसरा लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर ग्रुप में कोई नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आकांक्षी, एस्पिरेशनल और लक्ष्य प्राप्तकर्ता अर्थात अचीवर श्रेणी में कोई भी नहीं है। यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर और फ्रंट रनर में ही हैं, मतलब राज्य कैटेगराइज हैं। यहाँ पर
केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन देखें तो आकांक्षी जिलों में यहाँ पर कोई नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में। वहीं अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर में आपका यदि 50 से 64 के मध्य में रैंक प्राप्तांक है तो आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले माने जाएंगे, ठीक है, परफॉर्मर ग्रुप में। तो इसमें दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव ये शामिल है। अग्रणी फ्रंट रनर अर्थात 65 से 99 चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। लक्ष्य प्राप्त करता था अचीवर जिनको प्राप्तांक 100 मिले, ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने इसकी चर्चा की। इससे आगे की चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।